तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे उस कहानी में उतरते हैं, एक ऐसी जमीनी स्ट्रीट फाइटर की कहानी जो आज एक बेहद ताकतवर मुख्यमंत्री है। मतलब सड़कों से उठकर सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे किले तक का सफर। और अब वो अपनी सबसे बड़ी सियासी चुनौती का सामना कर रही हैं। शुरुआत करते हैं 1992 के उस दिन से। सोचिए, एक नेता को पुलिस बाल पकड़कर राज्य सचिवालय यानी राइटर्स बिल्डिंग से घसीटते हुए बाहर निकालती है, और उसी वक्त उन्हीं सीढ़ियों पर वो एक कसम खाती हैं कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाती, राइटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखेंगी। यहीं से असल में वो डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी शुरू हुई थी, जिसने एक पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया। तो बंगाल की आज की राजनीति को डीकोड करने के लिए हम इस सफर को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, दीदी का बनना। दूसरा, जायंट किलर का उदय। तीसरा, तृणमूल कांग्रेस का जन्म। चौथा, लाल किले को ढहाना। और पांचवा, 2026 का चुनावी संग्राम। तो पहला पड़ाव, दीदी का बनना, गरीबी और संघर्ष। बात 1955 की है, काली घाट की तंग गलियों की। लेकिन 1972 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सही इलाज ना मिल पाने की वजह से उनके पिता का निधन हो गया। यह सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि इसी ने उनके अंदर सिस्टम से लड़ने की वो आग जलाई जो फिर कभी नहीं बुझी। ये कंट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तरफ वो एकदम साधारण सी शुरुआत, टिन की छत, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई और सुबह 3:30 बजे उठकर भाई बहनों के लिए खाना बनाना। और दूसरी तरफ उसी लड़की का 34 साल पुराने उस राजनीतिक किले को ढा देना जिसे कभी अजय माना जाता था। एकदम अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन। राजनीति में उनकी पहली धमाकेदार एंट्री 1975 में दिखी। इमरजेंसी का दौर था और जयप्रकाश नारायण का काफिला कलकत्ता से गुजर रहा था। तभी 20-22 साल की ये लड़की काफिले के सामने आ गई, गाड़ी रोकी, बोनट पर जोर से हाथ मारा और सीधे गाड़ी के ऊपर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। ये दिल्ली की सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा और बेहद आक्रामक संदेश था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जायंट किलर का उदय, सफेद साड़ी का प्रहार। चलिए देखते हैं कि कैसे ये निडर स्ट्रीट फाइटर अपनी इस आक्रामकता को चुनावी ताकत में बदलने लगी थी। 1984 का साल, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। सिर्फ 29 साल की उम्र और जादवपुर जैसी मुश्किल सीट। सामने थे सीपीआईएम के वो दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी, जो कभी चुनाव नहीं हारे थे। लेकिन नतीजा, उन्होंने चटर्जी को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। मतलब राजनीति के इतने बड़े चेहरे को हराकर वो देश की सबसे युवा सांसद बन गई। और यहीं से एक ऐसा ब्रांड बना जो आज भी जिंदा है। माँ, माटी, मानुष, सूती सफेद साड़ी और पैरों में हवाई चप्पल। ये सिर्फ उनका लिबास नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था कि ये नेता जमीन से जुड़ी है। और सच कहें तो यही सादगी आगे चलकर जनता के बीच सबसे बड़ा कनेक्शन बन गई। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। 1990 में हाजरा जंक्शन पर उन पर बहुत ही खतरनाक हमला हुआ। सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। पर जब उन्हें होश आया तो उनका रिएक्शन देखिए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि यमराज ने मुझे इसलिए वापस भेज दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं स्वर्ग में भी हड़ताल शुरू कर दूंगी। इसी दिन तय हो गया था कि अब वो सीपीआईएम को सत्ता से हटाकर ही मानेंगी। तीसरा पड़ाव, तृणमूल कांग्रेस का जन्म, एक नई ताकत। हाजरा की घटना के बाद एक बात साफ थी कि लड़ाई खुद लड़नी होगी। तो 1 जनवरी 1998 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई। उनका सीधा सा तर्क था कि वामपंथियों के साथ कोई फ्रेंडली मैच नहीं खेला जा सकता। टक्कर बिल्कुल आमने सामने की होनी चाहिए। वैसे दिल्ली में उनके दिन बड़े ही अलग रहे हैं। राजनीति में भले ही वो सबसे सख्त विरोधी रही हों, लेकिन निजी रिश्तों में उन्होंने हमेशा एक बैलेंस बनाए रखा। इसे लोग मैंगो डिप्लोमेसी भी कहते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए खुद आलू पोस्तो बनाना, या फिर हर गर्मी में खास मालदा के हिमसागर आम और बंगाली कुर्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजना। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही अलग और जटिल पहलू है। और हाँ, ये मजेदार किस्सा भी तो है। संसद में रेलवे बजट को लेकर जब वो एकदम अड़ गई थी, तब लालू प्रसाद यादव ने चुटकी लेते हुए कहा था, नहीं मांगा गया था तो नहीं दिया जाएगा पगली। इस पर सदन में खूब ढाके लगे थे। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि बंगाल के हक के लिए वो किसी से भी लड़ने को हमेशा तैयार रहती थी। चौथा पड़ाव, लाल किले को ढहाना, जमीन और खून। अब बात करते हैं उस जमीनी आंदोलन की जिसने बंगाल में दशकों पुरानी कम्युनिस्ट सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये देखिए कैसे पूरा आंदोलन स्टेप बाय स्टेप बढ़ा।
2006 में सिंगूर में टाटा नैनो फैक्ट्री के खिलाफ 26 दिन की भूख हड़ताल। फिर 2007 में नंदीग्राम की पुलिस फायरिंग, जहां 14 किसानों की जान चली गई। इन घटनाओं ने पूरे राज्य में एक जबरदस्त गुस्सा भर दिया और इसी का सीधा नतीजा दिखा मई 2011 में, जब गठबंधन ने 227 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। तो हुआ ये कि बंगाल में पिछले 34 सालों से चला आ रहा वामपंथी शासन एक झटके में खत्म हो गया और 1992 में जो कसम खाई गई थी ना, बिल्कुल उसी के मुताबिक मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने पूरे सम्मान के साथ राइटर्स बिल्डिंग में शानदार वापसी की। और अब पांचवां और आखिरी पड़ाव 2026 का चुनावी संग्राम, किले की रक्षा। कहानी अब पूरी तरह पलट चुकी है। जो कभी सबसे बड़ी विद्रोही थीं, आज वो खुद सत्ता के शिखर पर हैं और अब उनके सामने अपने ही बनाए इस किले को बचाने की चुनौती है, वो भी बीजेपी जैसी मजबूत विपक्ष और कई आंतरिक विवादों के बीच। अगर आज के हालात देखें तो शासन के दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ उनका हिट फॉर्मूला है MMM, यानी महिला, ममता और मुस्लिम। साथ ही कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन दूसरी तरफ गंभीर आरोप भी हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारियां, संदेश खाली से जुड़े विवाद और सिंडिकेट राज या भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब ने माहौल को काफी ध्रुवीकृत कर दिया है। इन सब के बीच 2026 के लिए टीएमसी का प्लान है ट्विन ट्रैक कैंपेन। उत्तर बंगाल का मोर्चा खुद ममता बनर्जी संभाल रही हैं, जो पार्टी का अल्टीमेट चेहरा है, और दक्षिण बंगाल की कमान है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के हाथों में, जिन्हें उनका राजनैतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसी स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में 226 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। जो नेत्री खुद सत्ता विरोधी लहर और बड़े आंदोलनों से निकलकर आई हों, क्या वो 15 साल के शासन के बाद अपने ही खिलाफ उठने वाली सत्ता विरोधी लहर का सामना कर पाएंगी? क्या राजनीति की सबसे बड़ी विद्रोही अपना किला बचा पाएंगी, या बंगाल फिर किसी नई क्रांति का गवाह बनेगा? खैर, इसका असली जवाब तो 2026 में ही मिलेगा। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।